नमस्ते बच्चों, मैं अनिता आर्या, हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कीर्तिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसके लेखक है मधु काकरिया। मधु काकरिया के बारे में बता दूं पहले मैं आपको थोड़ा सा। मधु काकरिया का जन्म सन 1957 में कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने अपनी पढ़ाई पहले एमए किया, वो भी अर्थशास्त्र में किया। उसके बाद इन्होंने एमए किया, कंप्यूटर में डिप्लोमा किया इन्होंने। उसके बाद इनकी एक रचना फेमस रही है, वो उनका उपन्यास था पत्ताकोर। और इन्होंने जो अपनी रचना लिखी है साना साना हाथ जोड़ी, ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? जब हम कहीं घूमने जाते हैं। मधु काकरिया अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी, तो वहाँ के जो वातावरण, जो दृश्य इन्होंने देखा, उनका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। जैसे आप लोग भी कभी कहीं घूमने जाते हैं अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, फिर वापस आकर बताते हैं अपने दोस्तों या अपनी फैमिली को कि हमने वहाँ पर ये चीज़ देखी, चिड़ियाघर देखा, ठीक है। और कोई भी नई चीज़ वहाँ पर जो देखते हो आप लोग, तो वो आकर बताते हो वहाँ के बारे में, तो वो होती है यात्रा वृत्तांत की बातें, ठीक है। तो इसमें मधु काकरिया जब घूमने जाती हैं तो वो एक स्थान पर जाती है, तो वहाँ पर उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखा था साना साना हाथ जोड़ी। एक प्रार्थना थी। इसका अर्थ है कि मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पूरा जीवन, जो मेरा पूरा जीवन है, वो अच्छाइयों को समर्पित हो। तो उन्होंने इसमें ये बताया है। इस पाठ का नाम साना साना हाथ जोड़ी इसीलिए उन्होंने रखा है। उन्होंने अपने जो यात्रा वृत्तांत में जिन जिन चीज़ों को लिया है, जिन जिन की जानकारी हमें दी है, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया सिक्किम की राजधानी गंगटोक शहर की सुंदरता के बारे में, कि गंगटोक शहर बहुत ही सुंदर था। गंगटोक शहर इतना सुंदर था कि उसने लेखिका को इतना सम्मोहित कर लिया कि वो उसको देखते ही रह गई। गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। वहाँ की हर चीज़, वहाँ की रात दिन सुबह शाम सब कुछ सुंदर था। दूसरा उन्होंने बताया है कि वहाँ पर गंगटोक में कंचनजंगा की जो चोटी है, वो वहाँ से जो जहाँ पर वो रुकी हुई थी, तो किसी ने बताया कि यहाँ से बालकनी में से कंचनजंगा की जो चोटी है वो दिखाई, हिमालय की जो कंचनजंगा चोटी है वो दिखाई देती है। हिमालय की सबसे बड़ी तीसरी चोटी है कंचनजंगा। तो जब लेखिका सुबह उठकर बालकनी में जाती है देखने के लिए कंचनजंगा चोटी को, तो वो उसको दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर उस समय बादल छाए हुए थे, तो उसको दिखाई नहीं देती। उसको और अन्य फूल वादियाँ दिखाई देती। तो वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था, वहाँ के नज़ारे देखने लायक थे। दूसरा उन्होंने, जब वो जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में बौद्ध पताकाएँ फहरा रखी थी। तो उन्होंने पूछा, तो जो उनका गाइड था जितेंद्र, गाइड बोलता है जो कहीं पर रहते, मतलब कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ की जानकारी देता है। तो गाइड जितेंद्र जो था, गाइड भी था, उनका ड्राइवर भी था। तो जितेंद्र ने बताया कि ये जो बौद्ध पताकाएँ हैं, ये सफ़ेद रंग की बौद्ध पताकाएँ तो उस समय फहराई जाती है जब किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है, और रंगीन पताकाएँ उस समय फहराई जाती है जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है, शुभ कार्य किया जाता है। लेकिन उसने ये भी बताया कि ये जो पताकाएँ हैं, इनको हटाया नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती है, मतलब अपने आप ही खत्म हो जाती है। उसके बाद उन्होंने फिर आगे गए तो रास्ते में देखा प्रेयर व्हील का वर्णन किया था उन्होंने, कि रास्ते में कुटिया के अंदर एक प्रेयर व्हील थी, चक्कर था। तो जितेंद्र ने बताया कि इस कुटिया में ये चक्कर है, इसको अगर घुमाने से, इसको यदि घुमाते हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तब लेखिका ने सोचा कि देखो लोगों के अंदर अभी भी कितना अंधविश्वास है, लोग अब भी कितने अंधविश्वास में जी रहे हैं। और कहीं भी चले जाओ, ये अंधविश्वास तो किसी भी देश में, किसी भी जगह पे चले जाओ, ये अंधविश्वास तो लोगों के अंदर है ही। जो किसी ने बता दिया उसी पर चलना, उसी को मानना। आगे उन्होंने किया है हिमालय की सुंदरता का वर्णन। जब वो हिमालय देखने गए तो उन्होंने देखा कि हिमालय बहुत ही सुंदर था, उस पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, हरी हरी घाटियाँ, वादियाँ बहुत सुंदर लग रही थी, जैसे कोई कालीन बिछा हो, इस प्रकार से बहुत सुंदर लग रहा था हिमालय। लेखिका ने युमथांग की जानकारी के बारे में बताया, युमथांग के बारे में बताया कि युमथांग शहर भी बहुत सुंदर था। वो गंगटोक के बाद युमथांग गए तो उन्होंने बताया कि युमथांग शहर बहुत सुंदर था। वहाँ पर रास्ते संकरे थे कि बिल्कुल टेढ़े मेढ़े जलेबी की तरह, और वहाँ से सिर्फ एक ही साधन निकल सकता था। और वो जब ऊपर जा रहे थे, ऊपर की ओर चढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोटे छोटे घर, बच्चे, मनुष्य, सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देता है।
तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर लोग बहुत मेहनती है। रास्ते में उन्होंने देखा कि जो पहाड़ी औरतें हैं वो उनके परिधान का भी वर्णन किया है कि उन्होंने किस प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं। और जो वो पहाड़ी औरतें हैं पहाड़ों में रास्ता बना रही थी, तो उन्होंने पूछा उनसे, जितेंद्र से, कि ये लोग मतलब क्या करें। तो उसने बताया कि ये लोग रास्ता बनाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और इस रास्ते को बनाने के लिए लोगों की कई बार मौत तक हो जाती है, मर भी जाते हैं बहुत से लोग। तो लेखिका ने देखा कि वो लोग कितने मेहनती होते हैं, कितना काम करते हैं, इतना काम करने के बाद भी उनको वेतन कम मिलता है। वहाँ पर उन्होंने और भी चीज़ देखी कि छोटे छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चे, और 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। बच्चों ने उनसे लिफ्ट भी मांगी थी। तो जितेंद्र ने बताया कि ये बच्चों का रोजाना का काम है, स्कूल बहुत दूर है इनका, तो ये बच्चे रोजाना 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं स्कूल। और उन्होंने बताया कि युमथांग के ये बच्चे स्कूल जाने के साथ साथ अपने घर में अपनी माताओं के साथ काम भी करवाते हैं, अपने पशुओं को भी चरवाते हैं, और उसके साथ साथ ये लोग लकड़ियों के गट्ठर भी लाते हैं। तो उन्होंने युमथांग के बारे में ये बताया। और एक बात और उन्होंने युमथांग के बारे में बताई कि युमथांग जो है पहले टूरिस्ट स्थल नहीं था। इसको टूरिस्ट स्थल कब बनाया गया? आर्मी के कप्तान थे शेखर दत्त, उन्होंने इसको टूरिस्ट स्थान बनाने के लिए मतलब प्रस्ताव रखा, और उन्होंने इसको टूरिस्ट स्थान की संज्ञा दिलवाई। ठीक है। उसके बाद लायुंग का वर्णन उन्होंने, जब ये युमथांग से कटाओ जा रहे थे तो रास्ते में लायुंग था, तो वो लायुंग में एक रात रुके वहाँ पर। तो उन्होंने लायुंग में देखा कि वहाँ का भी बहुत सुंदर दृश्य था, बहुत सुंदर नज़ारे थे वहाँ के। उन्होंने लायुंग में क्या किया, रात को पार्टी की, वहाँ पे डांस वगैरह किया। उसकी फ्रेंड मणि जो उसके साथ गई थी उसने भी, और जो सैलानी थे, जो भी सैलानी मतलब जो यात्री थे, सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर अच्छा आनंदपूर्वक अपना समय बिताया। उसके बाद कटाओ की अद्भुत सुंदरता की जानकारी दी। कटाओ शहर बहुत ही सुंदर है, उसको दूसरा स्विट्जरलैंड भी कह सकते हैं। कटाओ इतना सुंदर है कि उसको दूसरा स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई। वहाँ की पहाड़ी, वादियाँ, घाटियाँ बहुत ही सुंदर थे, देखने लायक थी। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी। उसके जो दोस्त थे वो सब तो क्या करने लगे, उन बर्फ़ों में खेलने कूदने लगे, मस्ती करने लगे। लेकिन लेखिका वो भी चाहती थी कि वो भी इस बर्फ़ में घूमे फिरे, मस्ती करे, परंतु उसके पास बर्फ़ में पहनने वाले जूते नहीं थे, और बर्फ़ में जूते पहन के ही जा सकते थे, तो उसके पास जूते नहीं थे। वो सोच रही कि जूते किराए पे ले लूँ, लेकिन वहाँ पर जो कटाव था वो उसी समय कुछ समय पहले ही टूरिस्ट स्थल बना था, तो वहाँ पर कोई दुकान वगैरह भी नहीं थी कि वो वहाँ से जूते ले सकें। उसके बाद उन्होंने बताया हिमशिखरों और फौजियों से संबंधित जानकारी के बारे में बताया कि जब वो वहाँ घूमने गए तो वहाँ पर जो हिमशिखर थे, जो बर्फ़ थी, वो सर्दियों में तो क्या हो जाती है, जम जाती है, और गर्मियों में जब त्राही त्राही पानी के लिए त्राही त्राही मचती है, लोग प्यासे रहते हैं, तो उस समय वो लोगों की प्यास बुझाने के काम आते हैं। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर उन्होंने फौजी लोग भी देखे, और उन फौजी लोगों से मुलाकात भी की। उन्होंने देखा कि वहाँ पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी कम था, इतनी अधिक ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर ऐसा वातावरण था कि पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता था, सिर्फ पेट्रोल नहीं जमता था। तो उसने फौजियों से बातचीत की, तो एक फौजी ने बताया भी कि हम आप यहाँ पर इसलिए पहरा देते हैं कि आप लोग आराम से सो सको अपने घरों में। उसके बाद उन्होंने बताया गुरु नानक से संबंधित जानकारी दी कि गुरु नानक देव, जितेंद्र ने बताया एक जगह पर जब वो जा रहे थे तो जितेंद्र ने बताया वहाँ पर चावल की खेती होती है। जितेंद्र ने बताया कि एक बार गुरु नानक देव जब चावल खा रहे थे तो उनकी थाली से थोड़े से चावल छिटक कर यानी कि गिर गए थे, तो उसके बाद यहाँ पर चावल की खेती की जाने लगी। तो इस प्रकार से लेखिका ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया। उन्होंने गंगटोक के बारे में बताया, युमथांग के बारे में बताया, लायुंग के बारे में बताया, कटायो के बारे में बताया। लेखिका जो थी इस यात्रा वृत्तांत के दौरान कई रूपों में आई, दार्शनिक के रूप में, विद्वान के रूप में, एक लेखिका के रूप में आई। तो वो यही बताना चाह रही थी कि मनुष्य को इतना आनंद अपनी मंजिल पर पहुंचने पर नहीं मिलता जितना आनंद वो अपनी मंजिल को जब तय करता है तब मिलता है। और उसने इस पाठ में यह बताना चाहा है कि मनुष्य
अपनी असमाप्त होने वाले जो इच्छाएं हैं उसी का नाम क्या है? मनुष्य की जो असमाप्त होने वाली चीज़ें हैं उसी का नाम क्या है? सौंदर्य है।